नमस्कार. उद्योग आणि मनुष्यबळ यांची सांगड घालून त्यांना करिअर करायचं होतं. मनुष्यबळ विकास हा त्यांचा अत्यंत लाडका विषय आहे. पण अचानक एका महाविद्यालयात समाजशास्त्र शिकवण्याची त्यांना संधी मिळाली आणि पुढे त्या शिक्षकी पेशाकडेच वळल्या. विद्यार्थ्यांना घडवण्यात एक वेगळाच आनंद असतो असं त्यांना वाटतं आणि म्हणून त्यांनी आज कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या कामातच आनंद मिळवला. आजच्या आपल्या नवदुर्गा आहेत डॉक्टर कीर्ती शिवकुमार. सध्या त्या IMER येथे कार्यरत आहेत. आपण जाणून घेऊया त्यांचा पूर्ण प्रवास. ती तरुण भारत में आपका स्वागत है. मुझे अपने बचपन के बारे में और एजुकेशन तक बताइए. मैं बेंगलोर में पैदा हुई थी एंड ज़्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मेरे अज्जी के साथ बड़ी हुई. मेरे अज्जी 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, पर उसके जो स्पीकिंग स्टाइल है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, मुझे अभी तक लगता है कि वो दुनिया के सबसे हाईली एजुकेटेड लेडी है. एंड तब से मुझे लगा कि एजुकेशन एक स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, जो जिससे हमें आगे बढ़ा सकते हैं. एंड धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं ऐसे फील्ड में बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ना चाहिए जहाँ लेडीज़ का एम्पावरमेंट हो सकता है. एंड मुझे लगा कि ये एरिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एजुकेशन. बेंगलोर में ही मेरा पूरा एजुकेशन सभी हुआ. मेरे BA हुआ, मेरे मास्टर्स डिग्री हुआ, मेरे दोनों डिप्लोमा भी उधर ही किया. एंड वहाँ मैंने एक ब्लाइंड NGO में काम करना शुरू किया. एंड वो टाइम में मुझे लगा कि एजुकेशन से सिर्फ हम जैसे नॉर्मल लोग, जो हम नॉर्मल समझते हैं, नॉट ओनली उनके लिए बट इवन ये स्पेशली चैलेंज लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा शक्ति है. एंड उधर मुझे लगा कि शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है एक टीचर का. बाद में मेरे शादी होने के बाद मैं बेलगाम आई. बेलगाम के 30 साल हुआ. तभी मुझे बेलगाम बहुत सुंदर लगा, एकदम ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. बट मुझे लगा मैं क्या कर सकती हूँ इधर, बिकॉज़ मेरे जो एजुकेशन लाइन है एंड इधर का जो एनवायरनमेंट था तब का, मुझे कुछ काम मिलने वाला नहीं है. बाद में मेरा हस्बैंड बोला जस्ट ट्राई करो, व्हाई डोंट यू गो एंड टीच, जाके ट्राई करो टीचिंग जॉब में. तब मुझे RPD कॉलेज में एक पार्ट टाइम लेक्चरर का नौकरी मिला. एंड तभी मुझे लगा अरे पूरा जब भी मैं मास्टर्स डिग्री करती थी मैं बोलती थी मैं कभी टीचर नहीं बनूंगी, बट इधर आके मुझे वही जॉब मिला. एंड देन मुझे मालूम हुआ कि टीचिंग में इतना आनंद है, बिकॉज़ हम हमेशा समझते हैं हम सब्जेक्ट सिखाते हैं, बट एक्चुअली हम लोगों को सिखाते हैं, वो हम भूल जाते हैं. एंड वो मुझे लेसन RPD से मिला कि हमको लोग को सिखाना है, सब्जेक्ट्स नहीं. उसके बाद मैंने 1-2 साल ब्रेक लिया, बिकॉज़ मेरी बेटी पैदा हुई थी. आई वांटेड टू एन्जॉय हर चाइल्डहुड. एंड बाद में 5 साल मैंने टाटा सन्स के साथ काम किया. वो कौन सा प्रोजेक्ट था और क्या काम था? ओके, ये प्रोजेक्ट था टाटा सन्स और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के बीच में एक जॉइंट वेंचर. एंड उनका मानना था कि एक विमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री शुरू करना है. एंड वो सबसे बड़े चैलेंज था, बिकॉज़ लेडीज़ को शिफ्ट में, मतलब सवेरे 6 से दोपहर 2 तक एंड दोपहर 2 से रात 10 बजे तक फैक्ट्री में काम करना. एंड ऐसे वातावरण में, रूरल वातावरण में, जहाँ इंडस्ट्री नहीं था पहले एंड जहाँ लेडीज़ घर से बाहर काम को नहीं निकलते थे, खेतों में जाते थे ऑफ कोर्स, बट इंडस्ट्री में, ऑफिस में ऐसा नहीं जाते थे रूरल लेडीज़. ऐसे लोगों को कैसा मोटिवेट करना काम के लिए. तब मैंने शुरू किया कि सवेरे 4 बजे मैं जो लेडीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए बस था उसमें जाती थी. उसमें जाके सभी लेडीज़ को इकट्ठा करके बाद में फैक्ट्री को आती थे. एंड विलेज का पंचायत मीटिंग अटेंड करती थी, सो दैट लेडीज़ को कॉन्फिडेंस आए, एक लेडी है उनके साथ. एंड वो मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया कि मुझे कभी कभी याद आता है, एक लेडी मर गई थी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होके. तो मैं जब वहाँ गए तो उनके हस्बैंड बोला आप मेरे बीवी को काम दिया, अब मेरे बेटी का क्या होगा. तो बाद में उनके बेटी को भी हमने नौकरी दिया.
ऐसे बहुत सुंदर आई मीन थोड़े सैड ओकेशंस एंड सुंदर ओकेशन जब भी किसी का बच्चा पैदा हुआ एंड जब मैं गई थी उधर, उनको लगा कि उनका बेटी का नाम भी कीर्ति रखे, तो ऐसा मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। तब मैं IMER को आती थी गेस्ट फैकल्टी जैसा, नहीं तो प्लेसमेंट के लिए। तब IMER का डायरेक्टर थे डॉक्टर कालकुंद्रीकर, एंड वो मेरे ज़िंदगी में बहुत चेंज लाए, बिकॉज़ उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि एक टीचर का महत्वता क्या है। सो आज मैं जो भी सक्सेस पाई हूँ टीचिंग में, मैं उनके आई वांट टू क्रेडिट टू हिम। एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, एंड स्पेशली आई शुड मेंशन माय मदर एंड माय हस्बैंड, बिकॉज मैं रात 11 बजे आती थी कभी कभी, एंड मैं अकेले मैनेजर थी, 16 जेंट्स मैनेजर था, मैं अकेले लेडी मैनेजर थी। कभी मेरे हस्बैंड ने अरे तुम 16 जेंट्स के साथ ट्रैवल कर रही हो रात 11 बजे, ऐसे कभी पूछे नहीं। एंड मेरे मम्मी कभी अरे तुम्हारे बेटी है घर में, उनका ध्यान दो, ऐसा कभी बोले नहीं। उनके खुद के बेटी है ऐसा सपोर्ट किया। कीर्ति, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। आप 16 लोगों के साथ अकेली जाती थी, 16 मर्द और आप। आज वही सिचुएशन, वही सिक्योरिटी औरतों को है, ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे लगता है माहौल बहुत बिगड़ गया है। एक ये सोशल मीडिया की वजह से, एंड सेकेंड इतना हम नेगेटिविटी पोर्ट्रे करते हैं हर जगह, जो पॉजिटिव थिंग्स होते हैं वो कभी दिखाते नहीं। तो वो नेगेटिविटी से, एंड कैसा है आदमी का मन ही ऐसा है, नेगेटिविटी से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एंड कितना रेप अभी एक पॉलिटिकल वेपन हो गया है, नहीं तो एक कास्ट का बारे में बोलने का। तो रेपिस्ट समझो हिंदू हो मुसलमान हो, वो रेपिस्ट है। जो रेप हुए औरत, वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, वो शी इज़ अ पीड़ित औरत। तो वो हम नहीं सोच रहे कि वो लेडी को कुछ हुआ है, वो दलित लेडी को हुआ है, हिंदू लेडी को हुआ है, मुस्लिम लेडी को हुआ। ऐसा पॉलिटिसाइज करके ये बहुत माहौल बिगड़ गया है। एंड सिक्योरिटी दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब औरत जो है वो जब उसका बेटा छोटा है तब से उनको सिखाना चाहिए कि तुम एक मर्द हो, उसका मतलब है नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो। तुम स्ट्रांग जब हो जब तुम एक औरत को प्रोटेक्ट करते हो। एंड फॉर एग्जांपल घर में जब भी दो काम रहता है, फर्स्ट लेडी को, बेटी को बुलाते ये काम करो, बेटा को नहीं सिखाते वो काम। एंड सेकेंड, जब भी तुम्हारे बेटी बाहर जाती है तुम बेटी को बोलते हो जल्दी आओ, इधर मत घूमो, ज़ोर से मत हंसो, ये मत करो। बट बेटा को कभी नहीं बोलता है लेडीज़ के तरफ रेस्पेक्ट से ये करो। क्यों ये नहीं सिखाई जाते? तो इसके लिए, एंड 60% ऑफ द केसेस जहाँ महिला के ऊपर अत्याचार या कुछ हुआ है, देखा गया है कि लेडी ही सपोर्ट किया है उसको। क्यों किया है? बिकॉज लेडीज़ का वर्जिनिटी जो है वो एक कमोडिटी बन गया है। जब हम रोक वो सब सोच निकलते हैं, डिफ्रेंसिएशन कम करते, मुझे लगता है माहौल बेहतर हो सकता है। क्या इसी वजह से, यही एक्सपीरियंस की वजह से आप अभी नो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में जागृति कर रही हो? हाँ, एक मैं बोल सकती हूँ, मैं जब भी काम करती थी, ये जो 16 मैनेजर्स है उसमें कोई भी मुझे कभी बुरी नज़र से या बुरी हैबिट से कुछ भी ऐसा नहीं किया है। बट एक या दो लड़कियों का एक्सपीरियंस मैं सुनी थी इंडस्ट्री में कि उनको लगा अरे मैं सिंगल हूँ इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करता है। तब मुझे लगा कि कुछ अवेयरनेस रहना चाहिए दोनों तरफ से। कभी कभी क्या होता है, इग्नोरेंस के वजह से भी कुछ हो जाता है। एंड सेकेंड, उनको क्या लगता है कि लेडी वीक है, उनके साथ हम कुछ भी कर सकते। तो उसके वजह से मैं अभी 5 साल से ज़्यादा ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसके बारे में मैं बहुत वर्कशॉप्स करती हूँ। अभी रिसेंटली जस्ट एक 10-15 दिन पहले मैंने एक एयरलाइन कंपनी के लिए किया गुड़गांव में। तो देखिए, गुड़गांव में कंपनी है, यहाँ मैं हूँ, तो अगर चाहिए इंटरनेट और इससे बहुत हम फ़ायदा ले सकते हैं। बट क्या हो रहा है, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए अभी हम बोलते हैं वी आर यूजिंग साइबर इन अ रॉन्ग वे। जो इंटरनेट है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी वर्कशॉप्स लेती हो? हाँ, एक बार क्या हुआ था, मेरे एक नेबर की जो घर में काम करते हैं भाई, उनकी बेटी भाग गई। बाद में हम इधर उधर ढूंढ के सभी हम वापस लाए वो लड़की को।
बाद में हमको मालूम हुआ कि ये लड़की फेसबुक के द्वारा किसी आदमी से मिली थी जिसका फ़ोटो इतना सुंदर स्मार्ट हीरो जैसा पिक्चर था। जब रियलिटी में देखे वो बुढ़ा था जो इसके साथ गलत व्यवहार करना चाहता था। ये लड़की वो आदमी का भरोसा करके उसका एक गोल्डन चेन सभी बेच के बाद में भाग जाने वाली थी। अच्छा हुआ लकीली हम उसको टाइम में बचा पाए। तब से मुझे लगा कि ये 7th to 10th स्टैंडर्ड के लड़कियां और लड़कों को हम अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा जानकारी दें तो अच्छा है। नॉट ओनली 7th and 10th, अभी ये औरतें हैं 25 to 30 ईयर्स के बीच में, वो शादी हुआ रहता है, हस्बैंड बिज़ी रहता है, तो उनको क्या लगता है हमको कुछ कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोग भी ऐसे इंसिडेंट्स में फंस जाते हैं। तो इसके लिए हम पेरेंट्स और बच्चों दोनों को साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 60 प्रोग्राम्स किया है अलग अलग स्कूल्स में। एंड कभी भी कोई स्कूल में या कॉलेज में करना चाहते हैं तो हमको बुला सकते हैं, हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है ना, वो विशाखा गाइडलाइंस से कनेक्टेड है। और विशाखा गाइडलाइंस का पहला एक अहम मुद्दा है कि आप सभी जगह पे बोर्ड लगाओ पब्लिक में, जहाँ जहाँ औरतें काम करती है। लेकिन आज भी हमको ऐसे नहीं दिखते हैं। हमने बहुत कोशिश करके एसपी ऑफिस में और एक मराठा मंडल में लगवाया था, लेकिन अभी वो सब जगह लगना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगी कि हमको ये इशू लेना है अभी? अभी इंडिया में कैसा है, कोई भी लॉ हम निकाले उसके लिए एक लूप होल निकालते हैं लोग, एंड लॉ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। बट सोशल चेंज एंड माइंडसेट चेंज होना है तो पहले हम अवेयरनेस करना चाहिए। उसके लिए जो आप ये बोर्ड्स बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक हम अब से क्या करना चाहिए, हर लेडीज़, अगर तुम्हारे ऑफिस में 10 लोग से ज़्यादा जहाँ काम करते वो ऑफिस में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट बोर्ड नहीं है, देन इमीडिएटली उनको वहाँ बोर्ड लगाओ करके फोर्स करना चाहिए। तो जब हम जागरूक होते तभी हमारे ऑफिस वाले को भी जागरूक करा सकते हैं। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में होता है, हमारे घरों में भी हो सकता है। हमारे घर में अभी कपड़ा धोने के लिए एक औरत आती है, सिक्योर नहीं है, हाँ, या बस में जाओ, बस में ऐसा होता है। मुझे भी याद है जब मैं बस में गई थी, एक बार एक आदमी ने मुझे पीछे से पिंच किया था, तब मुझे मेरे ऊपर मैं कुछ गलत किया ऐसा मुझे लगने लगा। एंड मुझे वो टाइम में लगा कि कितने लेडीज़ थे सराउंडिंग में, कोई मेरे सपोर्ट नहीं किए। बाद में मैंने ये किया है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ, रास्ते में हुआ और मैं किसी को देखे, मैं छोड़ूंगी नहीं। वो बोलेगा मुझे तुम्हारा काम नहीं है तुम जाओ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं एक औरत हूँ, मैं करूँगी। अभी जस्ट एक 15 डेज़ पहले हनुमान नगर सर्कल में एक लड़का एक लड़की को मार रहा था, ऑलमोस्ट मतलब थप्पड़ ही दे रहा था। देन मैं जब भी गई एंड मैं एक्चुअली पास हो गई, देन मुझे लगा ऐसे मैंने गलत किया। मैं वापस आई एंड मैं वे लड़के को बोला कि क्या कर रहे हो तुम। वो मुझे बोला तुम मुंह बंद रख के जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं बोली अगर ये मेरा मामला नहीं है तो तुम्हारे घर में प्राइवेट अफेयर जो है तुम सॉर्ट आउट करो, रास्ते में ऐसा करने का नहीं। एंड मैं जब देखूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं। बाद में वो गया, मैं उसका मोटर बाइक का फ़ोटो लेना चाहती थी ताकि नंबर लगे, तब तक वो भाग गया था और मतलब वो चला गया था फास्ट। तो मुझे लगता है कि जब हम ऐसे चीज़ देखते हैं, सहन करते हैं, हम गलती कर रहे हैं। हम राइट टाइम में राइट आवाज़ नहीं उठाते हैं, बाद में मी टू ऐड करते जाते हैं। हाँ, तो क्या आपका क्या कहना है? ऐसे थोड़े केसेस मैंने देखा है कि तो 4-5 साल दोनों घूमते हैं, बाद में रेप का आरोप लगाते हैं, बिकॉज वो टाइम में वो लड़का शादी नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ही हैज़ ब्रोकन द प्रॉमिस, मतलब वादा तोड़ा है, उसके लिए हम उसको पनिश कर सकते, बट रेप नहीं। तो लड़कियां भी ये टाइम में दे हैव टू बी मोर अवेयर। जब अच्छा लगता है जाने का, जब नहीं अच्छा लगता है बाद में ब्लेम करने का, वो नहीं करना चाहिए। एंड लेडीज़ उनका फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही मैं पूछने वाली थी, फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन मॉरली सोशली औरतें नहीं दिखती है सोशल वर्क में, क्या कहना चाहो? हाँ, इसका मैं एक देखती हूँ
उनको लगता है मॉडर्न बोले तो वस्त्र से मॉडर्न नहीं, माइंड से मॉडर्न होने का। तो जब हम एक्चुअली मॉडर्न है या वेस्टर्नाइज्ड जो रहते हैं, हम किसी लेडी को ऐसा कुछ सहन करते हुए हम अकेला नहीं छोड़ते उनको, नहीं तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। अगर हमारे नेबरहुड में एक लेडी है, इसका वो डिवोर्सी है, तो पहले हम उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वो वेस्टर्नाइजेशन जब भी होता है, जब हम उसको बोलते हैं अगर तुमको कुछ हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, नहीं रहे तो चुप रहने का, उसके बारे में गलत ऐसा नहीं बोलने का। तो ये इंडिपेंडेंस जो है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक, बिकॉज हम क्या सोचते, मेरे जेब में पैसा है बट दिल में वैल्यूज़ नहीं। वो जब ऐसे होते हैं हम मॉरली स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो गए हैं। ऐसा सोसाइटी से इतना ज़्यादा बैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी आपको फिर क्या कहना है सभी औरतों को इस नवरात्रि के अवसर पर? एम्पावरमेंट यानी क्या है एक्चुअली, आप कहना चाहोगे? ओके, जब भी एम्पावरमेंट के बारे में आता है तभी मेरे ग्रैंडमदर के बात मुझे याद आती है। वो हमेशा बोलती थी मुझे कि जो डिसीजन तुम लेते हो वो 5 साल बाद भी तुमको अफेक्ट नहीं करने का नेगेटिवली, ऐसा डिसीजन अच्छा डिसीजन है। सेकंड, मेरे मम्मी हमेशा बोलती थी कि जब तुम डिसीजन लेते हो उससे देखो कि तुम्हारी इमीडिएट जो है रैश डिसीजन नहीं होना चाहिए, उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, बट डोंट, मतलब तुम्हारे जो आइडेंटिटी है उसको सप्रेस करके मत डिसीजन लो कोई। एंड थर्ड, मेरे हस्बैंड, बिकॉज उनके मम्मी ही लॉस्ट हिज ओन मदर, मतलब उनके खुद के मम्मी 3 महीने में गुजर गए, बट उनके मौसी उनको बड़ा किया। तो वो हमेशा बोलता है जब मेरे मौसी जैसे, हिज मौसी इज़ वेरी ब्यूटीफुल अभी भी, जब मेरे मौसी जैसे लेडी अकेले रास्ते पे निकल सकते हैं तब मैं मानती हूँ कि हमारा देश चेंज हुआ है। तो ये सब चेंजेस के लिए हम जिम्मेदार हैं। वी कैन नॉट कीपिंग ब्लेमिंग द अदर्स, सब दूसरों के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट आवरसेल्व्स। कहाँ कैसा ड्रेस करके जाना, कहाँ कैसे बिहेव करना, एंड हाउ टू बी केयरफुल, एंड मोर देन एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बी फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्ट्रांग, देन वी कैन बी इंडिपेंडेंट। थँक यू सो व्हेरी वेल. आर्थिक स्वावलंबन खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर समाजाप्रती तुमची जबाबदारीसुद्धा आहे. केवळ दिसणं हे महत्त्वाचं नाही आहे, तर तुमच्यामध्ये किती नीतिमूल्य आहेत तेही तपासायला हवं. कायद्याचा दुरुपयोग करू नका. कायदा तुमच्या सुरक्षिततेसाठीच आहे, परंतु समाजासाठीही काहीतरी आपण केलं पाहिजे याची जाणीव ठेवा, असं आवाहन करतात डॉक्टर कीर्ती शिवकुमार. कॅमेरामन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.